नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का जो हमारा चैप्टर चल रहा था यानी चैप्टर नंबर 6 जनसंख्या, उसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। ये उसका सेकंड पार्ट है जहां हम जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया है, यहाँ से हम इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहाँ से जा कर के आप उस पार्ट को देख सकते हैं। ये बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। तो अपने जनसंख्या वृद्धि से यहाँ से अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जनसंख्या एक परिवर्तन प्रक्रिया है। आबादी की संख्या वितरण संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह जो परिवर्तन है 3 प्रकार से है: जन्म में, मृत्यु में और प्रवास में। प्रवास क्या होता है? एक स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पे चले जाना। फिर देखिए, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। तो देखो क्या लिखा है कि जनसंख्या में वृद्धि 10 वर्ष के भीतर, यानी 10 साल का गैप, 10 साल के अंदर किसी देश के अंदर, क्योंकि जनगणना जो होती है वो आप जानते हैं हर 10 साल के बाद होती है। 10 साल के बाद उनके आंकड़े देखे जाते हैं भी किस राज्य की जनसंख्या कितनी है, वहाँ कितने लोगों की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो ये सारी चीज़ें 10 साल के गैप के बाद, अब 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं, और इसके 10 साल के बाद यानी कि 2021 में जनगणना होगी। फिर नए आंकड़े आएंगे जिसके अंदर किसी राज्य, किसी देश, किसी शहर और सभी की जनसंख्या के बारे में होगा जिसके अंदर ये होगा कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी, महिलाओं की कितनी है, दोनों की टोटल प्रतिशत कितना, ये सारी चीज़ें उसमें आंकड़ों में होगी। तो अपने इसके आगे देखिए, और इस प्रकार का जो परिवर्तन है 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या देखिए 2001, फिर 2011, 2001 की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी 2001 की जनसंख्या कितनी थी और 2011 की जनसंख्या कितनी थी। अगर हमें इन आंकड़ों का बीच का जो गैप था, यानी 10 साल थे 2001 से लेकर के 2011, इनके बीच की जनसंख्या प्राप्त करनी, तो हम कैसे निकालेंगे? 2011 की जनसंख्या में से 2001 की जनसंख्या को घटा देंगे, चाहे वृद्धि हुई हो चाहे कमी हुई हो। इसे क्या बोलते हैं? इसे निरपेक्ष वृद्धि बोलते हैं। जनसंख्या की वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जनसंख्या की दर। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। देखिए, एक डायग्राम है, इससे भी अपने समझेंगे। इधर भी कुछ था कि 250 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम। ये तो कुछ क्वेश्चन है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए चित्र में, इसमें ये लिखा हुआ है कि प्रति दशक यानी 10 वर्षों के बाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही। सबसे पहले देखिए 1951 से 1961 के अंदर 21.64 रही। फिर 1961 से 71 24.8 यानी बढ़ गई, 3% समथिंग बढ़ी। 71 से 81 24.66 हो गई, यानी पहले 24.80 थी, फिर 66 हो गई, तो इसका मतलब कम हो गई कुछ। फिर बिल्कुल ही कम हो गई आगे 1991 तक 23.87, फिर और कम होगी 2001 में 21.54, फिर तो बिल्कुल ही कम हो गई 17.64 हो गई। तो ये वृद्धि दर घट रही है। ये है जनसंख्या में वृद्धि, यानी लोगों की संख्या में कमी हो रही है, उनकी वृद्धि दर में कमी हो रही है, यानी लोग कम बढ़ रहे हैं। फिर देखिए कुछ ये आंकड़े हैं लाखों में। तो देखिए 1901 में 238.40, और इस प्रकार से आंकड़े बढ़ते गए 1901 से लेकर के 2011 तक की जनसंख्या आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि 1210 या 1210.19 लाख। अब आप जानते हैं भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ये है। वैसे अगर देखा जाए तो ये 1 करोड़ यानी 1 अरब 21 करोड़ हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 1210.01 यानी कि 19, ये पूरा नहीं लिखा आगे तक। अगर लिखे होते तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो वर्तमान में भारत की जनसंख्या है वो 1 अरब, और अब तो 21 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है, समथिंग 30-40 करोड़ हो गई है। तो 125 करोड़ वर्तमान में
भारत की जनसंख्या है, जो देश की कुल जनसंख्या का समथिंग 17% है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है, समथिंग 16%। राजस्थान की जनसंख्या 6.86 लाख है, यानी समथिंग 7 के करीब, 6.86 लाख, 6 करोड़ 86 लाख। तो फिर देखिए इसके बाद ये कुछ आंकड़े थे, और केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई है। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि पहले कभी नहीं हुई। तो यानी एक ऐसा आंकड़ा है 1990 में, देखिए 1990 ही एक ऐसा वक्त था जब कुछ ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ये कुछ आंकड़े हैं। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 121 लाख हो गई। 121 लाख का मतलब है 1 अरब 21 करोड़ 00 लाख है ये आगे। तो ये कुछ आंकड़े थे। इसके बाद तो ये आंकड़े ही इसके अंदर दिए हुए हैं कि कितनी वृद्धि दर हुई। तो देखिए इसमें एक और भी लिखा है कि जनसंख्या 361 थी, 361 लाख थी, और फिर आगे जा कर के 42.43 इसमें वृद्धि हुई। फिर प्रतिशत कितना हुआ 1.25, यानी 1951 में जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई 42.43 लाख, और जो कुल का कितना प्रतिशत है 1.25। उसी प्रकार 2011 में हमारी जो जनसंख्या है 1 अरब 21 करोड़ है, और वृद्धि 181.4 लाख की हुई है, जो कुल जनसंख्या का 1.64% है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई इतने खास आंकड़े नहीं हैं, ये तो बस नॉर्मल से हैं। फिर देखिए वृद्धि दर में कमी, जन्म दर नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों को सफलता से प्रदर्शित किया गया है, जो इसके अंदर बताया गया है। फिर है जनसंख्या परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, यानी कि कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने लोग चल बसे, और कितने लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए। यही है जन्म दर, मृत्यु दर। और देखिए क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, यानी जन्म लेने वालों की संख्या ज़्यादा है और मृत्यु को प्राप्त होने वाले कम हैं। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं, और 1000 प्रति 1000 में जितने, यानी कि मरने वालों की संख्या होती है एक वर्ष में, प्रति 1000 में मरने वालों की जितनी संख्या होगी उसे हम मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेज़ गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर का एक मुख्य कारण रहा है। 1980 तक उच्च जन्म दर थी, मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही थी। जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में गिरावट आने लगी, और उसके बाद फिर बिल्कुल जनसंख्या दर में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास, यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो जनसंख्या में कमी या बढ़ोतरी हो जाती है। मान लो कुछ गांव के लोग, कुछ गांव के परिवार उस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। मान लो एग्जाम्पल के लिए राजस्थान से छोड़कर गुजरात में चले गए, तो राजस्थान में उन लोग जो गए हैं उनकी कमी पाई जाएगी, और गुजरात में उन चीज़ की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी लोग वहाँ जाएंगे तो उनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी। जब गुजरात की जनसंख्या गिनी जाएगी तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि और यहाँ की जनसंख्या में कमी पाई जाएगी, लेकिन इतने लोगों के जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तो बताने का एक तरीका है भाई, प्रवास किसे कहते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना। फिर देखिए आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, यानी कि एक देश के अंदर, जैसे भारत में किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत से बाहर चले जाते हैं तब फ़र्क पड़ता है। तो ये कुछ आंकड़े थे। गला खराब हो गया लगता। फिर देखिए भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरों की ओर होते हैं। आपको पता है लोग गांवों से शहरों की ओर ज़्यादा जाते हैं, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण काफ़ी प्रभावी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि, अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। नगरों में इन चीज़ों की बढ़ोतरी होती है, इसलिए लोग गाँवों से शहरों की ओर प्रवास करते हैं।
प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र और लिंग के दृष्टिकोण से नगर और ग्रामीण जनसंख्या की जो रचना है, संरचना है, उसको भी प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहर और नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, हमेशा वृद्धि ही हुई है। भारत में समथिंग 68 पॉइंट के करीब लोग, 68 पॉइंट मतलब 68% लोग, 100 में से 68% लोग ग्रामों यानी कि गांवों में रहते हैं, ग्रामीण हैं। और समथिंग 31 पॉइंट जो लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं। 31% जनसंख्या शहरों में, 68% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। अब इसमें लिखा भी होगा कुछ कि 1951 में जनसंख्या जो थी 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में कितनी हो गई, 31.80 रह गई। देखिए मैंने अभी बताया कि अब वर्तमान में शहरों में जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 31 पॉइंट समथिंग है, यानी 31.80 है, और गाँवों में 68 पॉइंट कुछ प्रतिशत है। एक दशक 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से 53, यानी नगर भी बढ़ गए। अगर लोग बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है नगर भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। तो पहले नगर 35 थे 2001 में, और 10 सालों में ही 53 हो गए। 35 का उल्टा हो गया 53। ऐसा नहीं है, कुछ बढ़ गए, यानी कितने की वृद्धि होगी, 18 की वृद्धि होगी, 18 नए नगर बन गए। फिर देखिए आयु संरचना क्या है। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बताती है, यानी वहाँ किस किस आयु के लोग रहते हैं। सबसे पहले बच्चों की आयु, फिर जो युवा हैं उनकी आयु, फिर बुढ़ापा, यानी 3 आयु के बारे में बताती है। इसमें लिखे भी हुए हैं, देखो। किसी राष्ट्र की आबादी 3 वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले बच्चे, जिनकी जो उम्र है 15 वर्ष से कम, फिर वयस्क आते हैं यानी युवा 15 से 59, फिर वृद्धजन 59 से अधिक। इसमें देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो वयस्क हैं, यानी कि किशोर लोग हैं, युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी सर्वाधिक है, कितनी है 58.7%। उसके बाद वृद्ध हैं 6.9, फिर बच्चे आते हैं 34.4। सबसे ज़्यादा वयस्क, फिर बच्चे, फिर वृद्ध, तीसरे नंबर पर वृद्ध आते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं उम्र संरचना। फिर नेक्स्ट है साक्षरता दर। साक्षरता दर यानी लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उस चीज़ को बयान करती कौन सा राज्य सर्वाधिक पढ़ा लिखा राज्य है। तो देखिए साक्षरता किसी जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण गुण है। केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धितापूर्ण निर्णय को ले सकता है, शोध विकास कर सकता है। साक्षरता में कमी आर्थिक प्रगति का एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, यानी 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार ये कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 7 वर्ष है या उससे अधिक है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो साक्षर कहलाएगा। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, यानी लोग पढ़ लिख कर अब साक्षर बन रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है, 73% है, और जिसमें से पुरुष 80.9% साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं पूरे देश में, और 64.6% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ये है साक्षरता दर। और इसमें कुछ आंकड़े भी हैं, देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं। अच्छा इधर एक टॉपिक और भी है, देखिए लिंगानुपात। आप जानते हैं कि 1000 लड़कों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसी चीज़ को बताने के लिए लिंगानुपात इसी को ही बोलते हैं। देखिए प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय समाज में पुरुषों महिलाओं के बीच समानता की सीमा को दर्शाने के लिए बताती है। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता, ऐसा क्यों है, इसका पता लगाएं। और 1951 से 2020 के लिंगानुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया था। देखिए ये है 1951 में 946 था, फिर कुछ कम हो गया, 41 हो गया, फिर 30 रह गया, फिर 34, फिर 29, फिर 33, फिर अब वर्तमान में 943 2011 की जनगणना के अनुसार। तो भारत का 943 लिंगानुपात है। राजस्थान यानी कि भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं, ये है लिंगानुपात। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं, तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। सबसे कम जो लिंगानुपात है भारत में पंजाब और हरियाणा का है, वहाँ पर महिलाओं की संख्या 1000 के पीछे काफ़ी कम है,
800 से, यानी कि 800 के ऊपर हैं थोड़ी सी, लेकिन 900 से कम है, 800 और 900 के बीच में है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो है केरल में। वहाँ पर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की ज़्यादा है संख्या, कितनी है, 1084 है। और पुडुचेरी में भी 1000 महिलाओं पर 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं हैं। दिल्ली में भी 1000, देखिए जबकि दिल्ली में कम है, दिल्ली में 1000 पर 866 महिलाएं, कम है, देखिए बिल्कुल कम है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। तथा हरियाणा में 1000 पर 877, जो मैंने बताया था, हरियाणा और पंजाब में महिलाओं की संख्या कम है, यानी सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा और पंजाब का है। तो अपने इधर पढ़ रहे थे। देखिए अब आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक, व्यावसायिक संरचना। व्यवसाय दो प्रकार के होते हैं, 3 उसकी श्रेणियां होती है। और 3 श्रेणियां कौन सी होती है, तो देखिए सबसे है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में वो यानी कि व्यापार आते हैं, जैसे कि कृषि से रिलेटेड, पशुपालन से, वृक्षारोपण से, मछली पालन से, और खनिज से रिलेटेड, यानी खनन से रिलेटेड जो भी व्यापार हैं वो प्राथमिक श्रेणी में रखे गए हैं। द्वितीयक के अंदर क्या आते हैं, उद्योग है, जैसे बड़े उद्योग है, भवनों का निर्माण करना, ये सारे द्वितीयक में। और तृतीयक में आते हैं परिवहन से रिलेटेड, यानी यातायात से रिलेटेड, संचार से रिलेटेड, यानी मल्टीमीडिया से, वाणिज्य से रिलेटेड आते हैं, जैसे खाता बही है, और प्रशासन यानी कि सरकार से रिलेटेड और उनकी सेवाएं, ये सारे चीज़ें इसमें आती हैं। विकसित विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलापों को कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है, यानी कि प्रथम विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। देखिए भारत एक विकासशील देश है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो लोग होंगे वो प्राथमिक श्रेणी के होंगे, और जो विकसित देश होते हैं वहाँ जो लोग होंगे द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के होंगे, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश, आप जानते हैं सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कृषि पे आधारित है। तो देखिए प्राथमिक के अंदर क्या आता है, कृषि। तो इसका मतलब, और भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, भारत अभी विकास कर रहा है। तो भारत विकासशील देश होने के कारण प्राथमिक श्रेणी में है, और बाकी जो जापान है, अमेरिका है, चाइना है, ये द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये विकसित देश हैं। फिर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2 टॉपिक रह गए हैं। तो देखिए स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि संरचना है, घटक है, और धीरे धीरे बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य की कमियां भी पाई गई है और कुछ सुधार भी हुए हैं। मृत्यु दर जो 1951 में 25 थी, 2001 यानी 11 में घट करके 7.2 रह गई। औसत आयु जो 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़ करके 2012 में 67.9 हो गई। महत्वपूर्ण सुझाव जैसे कारक जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव, रोगों से इलाज, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग परिणाम स्वरूप हुआ है, यानी बहुत सुधार हुए हैं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण। भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक बहुत ही चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशासित स्तर से काफ़ी कम है, यानी कि भोजन करने की जो कैलोरी है वो कम है, इसलिए यानी कि लोग कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और बार बार जो चिकित्सा सुविधा को यूज़ करते हैं, क्योंकि मेन जो कारण है वो है यानी कि कैलोरी का कम होना, भोजन के अंदर उन चीज़ों का ना होना जो उनको चाहिए, यानी सभी चीज़ों की कमी का पाया जाना। शुद्ध पीने का पानी, मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में केवल 1/3 लोगों का उपलब्ध है, यानी कि ग्रामीण इलाकों में इन चीज़ों की कमी होती है। इन समस्याओं के एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। और उसके बाद आती है किशोर जनसंख्या। आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है किशोर जनसंख्या। बढ़ती हुई किशोरावस्था व्यक्ति की जीवन की सबसे कठिन अवस्था होती है, और भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वो है किशोरावस्था। भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर कौन होते हैं, जिसकी उम्र 10 से लेकर के 19 वर्ष के बीच में होती है। किशोरावस्था होती है बहुत ही खतरनाक और तूफान की अवस्था होती है। इसमें जीवन में यानी कि हमारे जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं, सब मानसिक हो गया, शारीरिक होगा, हर प्रकार के परिवर्तन इसी उम्र में होते हैं। हम सोचने पे मजबूर होते हैं, सारी चीज़ें इसी में होती है। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, और इसी उम्र में किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों और वयस्कों से अधिक होती है। यानी जो चीज़ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो जितने भी विटामिन चाहिए वो इसी उम्र में सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी
अगर हमें कैलोरी की सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो इसी उम्र में है, बाकी सभी से ज़्यादा। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब और विकास जो होता है वो रुक जाता है, अवरोधित हो जाता है, विकास रुक जाता है इस उम्र में। अगर कैलोरी अच्छी नहीं दी जाती, भोजन अच्छा नहीं मिलता, हर प्रकार की सुविधा नहीं मिलती, चाहे खाने में है हर प्रकार की कैलोरी, यानी बच्चा विकसित नहीं हो पाता अगर उनको उसको हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती, यानी कैलोरी मेन कैलोरी है। फिर देखिए, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन से पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं, यानी जो भोजन किशोरों को भारत में मिलता है उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए वो क्या रह जाते हैं, कुपोषित हो जाते हैं। और बहुत से किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं, यानी खून की समस्या से पीड़ित होती हैं। अब जानते हैं विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। शिक्षा का प्रसार सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई, यानी शिक्षा ही उनके अंदर इस चीज़ को यानी शिक्षा उनकी समस्याओं को दूर कर सकती है। फिर देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है। परिवारों को आकार को सीमित रखने के लिए एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सकता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया, और ये कार्यक्रम जिम्मेवार और सुनियोजित पितृत्व बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों से नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने, शिशु मृत्यु दर में को प्रति 1000 से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधक बीमारियों से बच्चों का छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित, यानी कुछ ये कार्यक्रम हैं जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हैं, लाभदायक हैं। ये सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में चलाए गए थे, उसी के द्वारा ये सारे कार्यक्रम वर्तमान में कार्यरत हैं। परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर, देखिए किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के प्रमुख भाग के रूप में है, जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पोषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त नीति में अवांछनीय गर्भधारण, यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया जाना चाहिए, यानी इन समस्याओं को सुलझाने के, इनको हल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। इनके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिनका उद्देश्य देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में बताना, शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं की पहुंच खरीद के लिए बेहतर बनाना, खाद्य संपूरक व पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, यानी इन सभी की आवश्यकता है। इनकी सचेतना की आवश्यकता है, इन सभी के प्रति, इन समस्याओं को दूर करने के प्रति जागरूकता की आवश्यकता है, यानी हमें इन चीज़ों के प्रति सचेत होने की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ बनाना, अभी भी कहीं कहीं बाल विवाह होते हैं तो उनको बिल्कुल ख़त्म करने के कुछ नियम बनाना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य होते हैं, आप जानते हैं। एक शिक्षित और एक स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर हमारा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। इसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, यानी कि इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।